हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं DSSB 2021 TGT फिजिकल एजुकेशन पार्ट 3। 1 to 42 क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रोवाइड करा दिए हैं। आज के इस क्वेश्चन में हम आपको 43 ऑनवर्ड क्वेश्चन की सीरीज लेके आ गए हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा पैटर्न जो था इस बार 2021 TGT का DSSB का पैटर्न काफ़ी चेंज था। पहले जो MCQ पूछे जाते थे तो सिंगल स्टेटमेंट में पूछे जाते थे, उसकी जगह इस बार जो क्वेश्चंस किए गए थे वो कई स्टेट्स में और आपसे आंसर पूछा गया था। तो चेंज पैटर्न है जिसे आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विश्व के जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाने चाहिए। जल संसाधनों यानी कि वाटर रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, यानी कि छोटे जलग्रहण बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए और आर्द्र भूमियों की रक्षा करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ बड़ी परियोजनाओं के बजाय कई छोटे जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। जब मिट्टी का कृषि द्वारा गहनता से उपयोग किया जाता है तो किसके द्वारा मिट्टी का अधिक तेजी से अपरदन होता है। सॉइल इरोजन की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के द्वारा, यानी कि हवा एवं वर्षा। देखिए दोस्तों, मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जब किसी भी फैक्टर के द्वारा जो मिट्टी का बहाव होता है और काफ़ी मात्रा में मिट्टी को बहा के ले जाया जाता है तो उसे मृदा अपरदन के रूप में जानते हैं, जिससे जो उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर बह के चली जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से फैक्टर जो होते हैं वो मेन रूप से प्रभाव डालते हैं सॉइल इरोजन में। तो हवा और वर्षा दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन में। नेक्स्ट, अधिगम के स्थानांतरण की अधिकांश पारंपरिक परिकल्पनाएं तर्कसंगत अनुभव और सीमित प्रयोगों से उभरी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण प्रभाव की पारंपरिक परिकल्पना है या परिकल्पनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों, यानी कि दो कारक परिकल्पना, औपचारिक अनुशासन परिकल्पना और समरूप तत्व परिकल्पना, ये तीनों ही प्रकार की परिकल्पनाएं शामिल की जाती हैं अधिगम के स्थानांतरण की परिकल्पनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे नेता के गुण में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों, यानी कि निर्णायक करता यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता, दूरदर्शिता यानी कि खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि किस खिलाड़ी में क्या कैपेसिटी है, उसे किस तरह से दूरदर्शिता भी उसके पास होनी चाहिए, यानी कि सबकी कैपेसिटीज के बारे में उसे उसका मूल्यांकन करना उसे आना चाहिए। प्रगतिशील दिमाग, तो और सबके साथ जो है एक्टिव और शार्प माइंडेड तो होना ही चाहिए, तभी वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व कर पाएगा, और इसीलिए वो लीडर है। तो ये यहाँ पे तीनों ही करेक्ट आंसर है एक अच्छे नेता के गुण के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि केवल थर्ड जो है यहाँ पे सही नहीं है। देखिए क्या है, केवल थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें तो देखिए क्या बोला गया है थर्ड नंबर ऑप्शन में कि कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है उसका संवेग उतना ही कम होता है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। इसका मतलब कोई भी वस्तु जितनी तेजी से चलती है उसका संवेग उतना ही अधिक होता है। और क्या कथन देखिए यहाँ पे सही है कि न्यूटन का गति का पहला नियम संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान करता है, यदि हम केवल उन वस्तुओं पर विचार करें जिनका द्रव्यमान स्थिर है, और एक ही संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके रैखिक वेग का गुणनफल होता है। ये सही है यहाँ पे, और अब स्टेटमेंट 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि बल की SI यूनिट क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, न्यूटन बल की SI यूनिट होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट यहाँ पे सही है, यानी कि साइनोवियल झिल्ली द्वारा उत्सर्जित साइनोवियल तरल अंडे की सफेदी के समान दिखने वाला एक चिपचिपा तरल है। ये कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। साइनोवियल झिल्ली द्वारा उत्सर्जित साइनोवियल फ्लूइड अंडे की सफेदी के समान दिखने वाला एक चिपचिपा तरल है, ये गलत है यहाँ पे। और नंबर 2 देखिए, नंबर 2 की संधि उपास्थि यानी कार्टिलेज की बात की जा रही है। स्नायु उत्तम
एक स्लीव है जो संधि को घेरे रहती है, ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो संधि संपुट गतिमान अस्थियों के बीच बैरंग सतह है, ये सही है। सॉरी, केवल फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है कि साइनोबियल फ्लूइड जो होता है वो एक चपचपा तरल पदार्थ होता है, सिर्फ ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। और पूछा गया है कि क्या सही है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, और इसी में टाइम लगता है, इसीलिए हम आपको ये जो वीडियोस हैं तो पार्ट्स में सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में इतने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर हम आपको एक साथ कराएंगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि त्वचा की क्षति की गहराई के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकारों में जलने के घावों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों, यानी कि सतही जलन का घाव, आंशिक मोटाई जलन का घाव और पूर्ण मोटाई जलन का घाव, ये तीनों ही शामिल किए जाते हैं त्वचा की क्षति की गहराई के आधार पर। यानी कि जलने का जो अमाउंट है, यानी कि जो क्वांटिटी नहीं, हम कह सकते हैं कि कितना प्रभावित हुआ है, कि कितना पार्ट जो है तो जलने से, तो उसके आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है कि सतही जलन का भाव यानी कि सिर्फ सरफेस पे जला है या ज़्यादा जल गया है या पूरे तरीके से कोई पार्ट जल चुका है, तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कित में से कौन से बजटीय नियंत्रण के लाभ नहीं है। कंट्रोल्ड बजट की बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन से कंट्रोल्ड बजट के लाभ यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड। सभी अपव्यय और हानियों को हटाकर दक्षता को अधिकतम करता है, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कौन से बजटीय नियंत्रण के लाभ नहीं है, यानी कि पहला वाला जो है वो गलत है, और दूसरा वाला जो है क्या है कि समन्वय और केंद्रीकृत नियंत्रण को सुनिश्चित करता है, ये भी यहाँ पे गलत है, यानी कि ना ही फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोड़ी विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सही हैं कि कोड़ी विस्थापन रैखिक विस्थापन का कोड़ी एनालॉग होता है और एक घूर्णन रेखा द्वारा अनुभव किए गए पूर्ण कोणीय स्थिति में परिवर्तन को कोड़ी विस्थापन कहा जाता है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कि बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है कि पैसा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये यहाँ पे कथन सही नहीं है, यानी कि ये कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बाहरी पैसा, इनाम और ये जो बाहरी चीज़ें होती हैं जो बाहर से हमें अभिप्रेरित करती हैं किसी काम को करने के लिए, जीत, इनाम और पैसे, रुतबा, फेम, पॉपुलैरिटी, ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में सब में काम करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिए कौन से ऐसे कथन हैं जो अभी बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है कि बाहरी अभिप्रेरणा जो है इनाम तथा बल के अधीन होती है और पीड़न और सजा का खतरा भी सामान्य अभिप्रेरणा में आता है और कलाकार के बाहर से आने वाली अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा है। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, किससे रिलेटेड, बाह्य अभिप्रेरणा से रिलेटेड। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन से खेल और व्यायाम बायोमैकेनिक्स के लक्ष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, यानी कि व्यायाम या खेल में प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए और चोट की रोकथाम और पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन जो है, ये सभी जो है एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स के मुख्य लक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं। एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स यानी कि खेल और व्यायाम की बात की जा रही है यहाँ पे, कौन से खेल और व्यायाम बायोमैकेनिक्स के लक्ष्य हैं। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप के लिए यानी कि मेजरमेंट के लिए चुनी गई इकाई या मानदंड में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक विशेषता या गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों, यानी कि इकाई जो यूनिट होती है वो स्पष्ट एवं सुपरिभाषित होनी चाहिए, इकाई को मापन कार्य के लिए आवश्यक सटीकता प्राप्त करनी चाहिए और मापन प्रक्रम के दौरान इकाई एक समान और सजातीय यानी कि लोचहीन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक में हाई जंप में एक नई तकनीक फॉस्फरी फ्लॉप प्रस्तुत की गई थी। तो इस तकनीक को किस एथलीट ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, डिक फॉस्फरी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें जूतों के तलवों का घर्षण गुणांक कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सेकंड एंड थर्ड दोनों, यानी कि
क्रिकेट एवं नृत्य एवं बॉलिंग के जूतों के तलवों का घर्षण गुणांक जो होता है वो कम होता है। नृत्य एवं बॉलिंग की बात अगर की जाए, नृत्य बॉलिंग की बात की जा रही है, तो इसमें घर्षण गुणांक कम होता है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन से खेल के सामान्य लक्ष्य अक्सर उच्च विद्यालय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन से लक्ष्य उच्च विद्यालय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए हैं। तो शारीरिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, प्रतियोगिता की सराहना की जाती है और जीतने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए मोटिवेट किया जाता है भाग लेने वाले बच्चों को, ये भी सही है। मनोबल बढ़ाया जाता है और समूह इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट को जो है बढ़ावा दिया जाता है। बच्चे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से जो है कोऑपरेशन की भावना सीखते हैं और मिलजुल के खेलना और जीत और हार जो भी हो उसका परिणाम उसे स्वीकार करना, ये सभी खेल भावनाओं के ही लक्ष्य हैं। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स संचालक जो नियमित स्टाफ मीटिंग करता है जिसमें विभाग और छात्र एथलीटों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर चर्चा की जाती है। तो यह उपरोक्त कथन दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रबंधकीय अभिविन्यास के किस पारंपरिक सिद्धांत का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है देखिए, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है देखिए कि केवल सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड, यानी कि अबंध नीति यानी कि लाइसेंस फेरी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि केवल बी जो है इस प्रकार के सिद्धांत का, यह उपरोक्त कथन दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रबंधकीय विन्यास के किस पारंपरिक सिद्धांत के वर्णन कर रहा है। तो ये लाइसेंस फेरी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खेल प्रबंधन के कार्य हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कार्य के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को, यानी कि खेल के लिए नियोजन और खेलों में आयोजन, दोनों ही जो है खेल प्रबंधन के कार्य के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, केवल सेकेंड, यानी कि भक्ति का योग जो है वो कर्म योग कहलाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। भक्ति का योग जो है कर्म योग से संबंधित नहीं है, तो ये मिलान जो है यहाँ पे सही नहीं है। ज्ञान का योग जो होगा वो ज्ञान योग है, ये सही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस यहाँ पे टीम खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। टीम खेल यानी टीम स्पोर्ट्स या टीम गेम्स की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पे है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कि टीम खेल विभिन्न प्रकार के खतरों से भरे नहीं होते हैं, जैसे खिलाड़ियों के बीच टकराव, दर्शकों के का हस्तक्षेप आदि। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी टीम खेल होते हैं, देखिए आप चाहे हॉकी की बात कर लीजिए, फुटबॉल की बात कर लीजिए, बास्केटबॉल, कोई भी, तो उसमें तो कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, टीम मेंबर्स, तो ये काफ़ी खतरों से भरे होते हैं, रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के डर होते हैं और इंजरीज़ होती ही होती है। उसके साथ साथ खिलाड़ियों के बीच भी टकराव हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। किस वर्ष में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना का लाभ नहीं है। लेसन प्लान के लाभ में कौन सा शामिल नहीं है। लेसन प्लान की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किसी भी बाहरी उपाय का सहारा लेकर पाठ्य योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ये पाठ्य योजना के लाभ में शामिल नहीं है। इसके अलावा देखिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, सी और डी, ये पाठ्य योजना के मुख्य लाभ के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल जंप का एक चरण नहीं है। तो हॉप, स्टेप एंड जंप, तो कौन सा है जो ट्रिपल जंप के एक चरण के रूप में नहीं है। तो फ्लाई, हॉप, स्टेप एवं जंप को जो है ट्रिपल जंप के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ट्रिपल जंप के स्टेप्स में शामिल नहीं है। तो फ्लाई इज करेक्ट आंसर, यानी कि फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अनुमान और योजना बनाने के बाद शिक्षक सामग्री पहुंचाने की तैयारी करता है। निम्नलिखित में से कौन से तैयारी के प्रकार हैं। तैयारी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों यानी कि व्यक्तिगत तैयारी एवं तकनीकी तैयारी की बात होती है कि जो प्लान बना लिए और उसके बाद फिर अपरेटस चेक किए जाते हैं और सभी चीज़ें जो है रेडी करके रखी जाती हैं। तो और जो खिलाड़ी होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी तैयार होते हैं और टेक्निकल रूप से भी सबको तैयार टेक्निकली जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हमें तैयार करके रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय गति दो तरह से हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन से वे दो तरीके हैं जिनसे रेखीय गति हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों यानी कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन दोनों ही प्रकारों में रेखीय गति हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड, यानी कि ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। शारीरिक शिक्षा को सशक्त गतिविधियों, पर्याप्त समय और कौशल में निर्देश के लिए बच्चों और युवाओं की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन से सही नहीं है। तो ये नंबर 1 जो है ये भी सही नहीं है लिखा है यहाँ पे। और नंबर 2 जो है कि गतिविधियों के चयन में शारीरिक शिक्षा को यह पहचानना चाहिए कि मनुष्य कुछ प्रकार की गतिविधि में संलग्न होने के लिए प्रकृति द्वारा तैयार है। तो ये दोनों ही जो है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पाया जाने वाला जल सतही जल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीनों में, यानी कि नदियों, झीलों और आर्द्र भूमियों में पाया जाने वाला जल सतही जल यानी कि सरफेस वाटर के रूप में जाना जाता है, और जो सरफेस के अंदर पाया जाता है उसे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि महाभारत और रामायण जैसी पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन से खेलों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों यानी कि कुश्ती एवं तीरंदाजी दोनों से संबंधित दोनों खेलों का वर्णन जो है महाभारत और रामायण जैसी पुस्तकों में मिलता है। कौन से मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं तथा शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के शिक्षण के लिए आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों यानी कि हृदय, यकृत एवं मस्तिष्क से रिलेटेड मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये तीनों से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए इन मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 72 इज आस्किंग एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सही है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षण एक खुली किताब है जिसमें गतिविधि, संगठन और शिक्षण विधियों में व्यापक विधाएं हैं, बिल्कुल सही है। और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक स्वास्थ्य, फिटनेस, मनोरंजन और उपलब्धि के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसे यहीं पे फिनिश करते हैं। लास्ट और फोर्थ पार्ट जो है DSSB TGT 2021 पेपर का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।